हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपनी एनसीईआरटी बुक्स निकाल लीजिए और चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। We are also familiar with modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. Bulls alone cannot produce new calves or can hence alone produce new chicks. In such cases, both sexes, males and female, are needed to produce new generation. Sexual reproduction asexual से different क्यों है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इंडिविजुअल बनाने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। वी आर फेमिलियर विद मैनी ऑर्गेनिज्म दैट यूज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बुल्स, काउज, ह्यूमन बीइंग, हैंस एंड मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। अब बात ये आती है कि सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें चाहिए ही क्यों। लेट्स रीड दैट। The creation of two new cells from one involves copying of the DNA as well as of the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate, and the resultant errors are a source of variation in population of organism. Every individual organism cannot be protected by variations, but in a population, variations are useful for ensuring the survival of the species. हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, फॉर क्रिएटिंग न्यू सेल्स वी नीड टू कॉपी द डीएनए ऑफ दैट इंडिविजुअल। डीएनए और सेलुलर एपरेटस को हमें पेरेंट सेल में से कॉपी करना पड़ता है। और हमें वेरिएशन कब मिलता है? वेरिएशन हमें मिलता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ एरर। जब उस कॉपिंग मैकेनिज़्म में कोई एरर आ जाता है तब उस ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ जाते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन। हर ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ एक एरर वाले वेरिएशन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएशन पूरे पॉपुलेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उस स्पीसीज़ को, उस पॉपुलेशन को सर्वाइव कराना है। It would therefore make sense if organism came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती तो हैं, लेकिन बहुत कम टाइम में आती हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस ही तब होती हैं जब डीएनए कॉपिंग में कोई एरर आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल में वेरिएशंस आएँ और जल्दी जल्दी आएँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन ज़्यादा मिलते हैं और जल्दी जल्दी भी मिलते हैं। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. How can the process of making variants be speeded up? डीएनए कॉपिंग मैकेनिज़्म हम पढ़ते आए हैं कि ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, उसमें एरर आ जाते हैं जिसकी वजह से वेरिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन डीएनए कॉपिंग अब इतना भी बुरा मैकेनिज़्म नहीं है कि हर बार ही वो वेरिएशन प्रोड्यूस कर दे एरर की वजह से। डीएनए कॉपिंग में वेरिएशंस आते तो हैं, मींस एरर आते हैं, लेकिन स्लोली आते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वेरिएंट्स ज़्यादा स्पीड से प्रोड्यूस हों और ज़्यादा अच्छे वेरिएशंस इंडिविजुअल्स के अंदर आए। Each new variation is made in a DNA copy that already has variation accumulated from previous generation. Thus, two different individuals in a population will have quite different patterns of accumulated variation. Since all these variations are in a living individual, it is assured that they do not have any really bad effect. हर इंडिविजुअल के अंदर एक डीएनए कॉपी प्रेजेंट होती है और उन सब के अंदर डिफरेंट वेरिएशन होते हैं। अगर हम दो डिफरेंट इंडिविजुअल की डीएनए कॉपी को कंपेयर करें तो एक के पास डिफरेंट वेरिएशन आया होगा और दूसरे के पास डिफरेंट वेरिएशन। लेकिन वेरिएशन तो दोनों ही काम के हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल हमें ज़िंदा दिख रहे हैं। अगर उन वेरिएशन का कोई बैड इफ़ेक्ट होता तो वो हमें पता चल जाता। अब ये देख के हमें आई लालच कि क्यों ना ऐसा इंडिविजुअल क्रिएट किया जाए जिनमें दो इंडिविजुअल्स के वेरिएशंस को मिला के एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन निकाला जाए। Combining variations from two or more individuals would thus create new combinations of variants.
Each combination would be novel since it involved two different individuals. The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. और ये फीचर हमें मिल जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसमें दो इंडिविजुअल का डीएनए कंबाइन करके एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं जिसमें ज़्यादा अच्छे वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं और उसकी सर्वाइव करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफ़िकल्टी। If each new generation is to be the combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. This is likely to mess up the control of the cellular apparatus of the DNA. अब डिफ़िकल्टी ये आती है कि अगर हमें दो इंडिविजुअल्स में से डीएनए कॉपी लेके एक इंडिविजुअल के अंदर डालनी है तो उस इंडिविजुअल में दो डीएनए नहीं हो जाएंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल डीएनए होता है। सिर्फ एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ नॉट ट्रू। एक ऑर्गेनिज्म में एक डीएनए है, उसकी कॉपी आई, दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए, उसकी कॉपी हमने एक इंडिविजुअल में डाली, तो अब उस इंडिविजुअल के पास तो दो डीएनए हो गए। सभी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन हमेशा सेम रहता है। उसमें थोड़े से भी चेंजेस करें तो वो सेल सर्वाइव नहीं करेगा। अब एक सेल के अंदर दो डीएनए तो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमें क्या मेथड ट्राई करना चाहिए? चलिए आपको थोड़ा और डिटेल में फैक्ट्स बताए जाएं। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन के टाइम पे सेल अपने डीएनए को पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में बदल लेता है और उस पेयर ऑफ क्रोमोसोम की कॉपी ही न्यू इंडिविजुअल में जाती है। ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर इस नंबर को चेंज कर दिया जाए तो शायद सेल्फ सर्वाइव नहीं करे, अगर सर्वाइव कर गया तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। अब हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि सेल डिवीज़न के टाइम पे जब कॉपी बने क्रोमोसोम्स की तो हमें सिर्फ आधे क्रोमोसोम मिले। आधे क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल में से, आधे क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल में से। जब वो न्यू बॉन्ड के अंदर जाएंगे, न्यू इंडिविजुअल में जाएंगे तो मिल के वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना लेंगे एंड द सेल विल सर्वाइव। एग्जाम्पल, मेल ह्यूमन के अंदर से 23 क्रोमोसोम आए, कॉपी तो क्रिएट हुई लेकिन आधे क्रोमोसोम आए उसमें से, और फीमेल में से भी 23 आए, और जब वो न्यू इंडिविजुअल के अंदर जाएंगे तो मिल के वो 46 क्रोमोसोम बना लेंगे। इस तरह हमें वेरिएशन भी मिल जाएंगे और सेल का कॉम्पोजिशन ऑल्टर भी नहीं होगा। We have seen earlier that as organisms become more complex, the specialization of tissue increases. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have spatial lineages of cells in specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. This is achieved by a process of cell division called meiosis. Multicellular organism की बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, साथ ही में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमें आधे आधे क्रोमोसोम या आधे डीएनए चाहिए। अब ये आधे डीएनए और आधे क्रोमोसोम बने कैसे? हमने पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में या इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड टिश्यू या स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं हर डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पे डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स, और जर्म सेल्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाफ नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जर्म सेल्स बनाने के लिए भी तो हमें पेरेंट सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, और ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा कि उसमें हाफ हाफ क्रोमोसोम दोनों सेल्स के अंदर आए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवाइड होने के टाइम पे आधे क्रोमोसोम एक सेल में जाते हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाते हैं। When these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation. जब ये दो जर्म सेल्स जिनके पास आधा डीएनए और आधे क्रोमोसोम है, जब ये कंबाइन होके एक इंडिविजुअल में जाते हैं तो वापस से हमें सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जो एक
ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होने चाहिए हमें वापस से मिल जाते हैं, और इस तरह न्यू जनरेशन में सेम कंटेंट ऑफ डीएनए आ जाता है। जब दो जर्म सेल्स कंबाइन करते हैं तो वो जो सिंगल सेल बन के आता है दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट। वो जाइगोट ही ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। इफ़ द जाइगोट इज़ टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. अब उस एक सिंगल जाइगोट को, उस छोटे से जाइगोट को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म में अपने आप को चेंज करना है। उस चेंजेस के लिए अब एनर्जी तो रिक्वायर होगी ही, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, ऑर्गन्स और कितनी कितनी चीज़ें डेवलप करनी है। इस सब के लिए उसे बहुत एनर्जी चाहिए। In very simple organism, it is seen that the two germ cells are not very different from one another or may even be similar. But as the body designs become more complex, the germ cells also specialize. Simple organism की बात करें तो germ cells उसमें एक दूसरे से ज़्यादा different नहीं होते। दो individual के germ cells एक दूसरे से बहुत different नहीं होते, same ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे body design complex होता है उनके germ cells भी complex हो जाते हैं। One germ cell is large and contains the food stores while the other is smaller and likely to be motile. Humans के अंदर और जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में उसमें दोनों जर्म सेल्स मेल और फीमेल के बहुत डिफरेंट होते हैं। दोनों में से एक जर्म सेल बड़ा होता है और उसके पास फूड स्टोर्स होते हैं, एनर्जी स्टोर होते हैं, while the other one is smaller. दूसरा छोटा होता है और मोटाइल मीन्स केपेबल ऑफ मूवमेंट, मतलब वो मूव कर सकता है। कन्वेंशनली द मोटाइल germ is called the male gamete and germ cell containing the stored food is called the female gamete. This bigger germ cell that has stored food that is the female gamete. ये gamete फीमेल में प्रेजेंट होता है। and the other smaller one which is motile that is the male gamete and that is present in males. We shall see in the next few sections how the need to create two different types of gametes give rise to the differences in the male and female reproductive organ, and in some cases differences in the body of the male and female. अब different gametes present होने का मतलब है different reproductive organs भी present होंगी। मेल का reproductive organ बहुत different होता है female reproductive organ से, क्योंकि उनके gametes भी बहुत different होते हैं, और इसी वजह से मेल और फीमेल की बॉडी डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। You have already studied the different parts of a flower: sepal, petal, stamens and pistil. Stamen and pistil are the reproductive parts of a flower which contain the germ cells. Firstly, what is angiosperm? एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और वो फ्रूट्स बनाते हैं, दैट आर एंजियोस्पर्म्स। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट आर प्रेजेंट इन इट्स फ्लावर्स। फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर पिस्टल, स्टेमिन, सेपल एंड पेटल, और इन्हीं कुछ पार्ट में प्रेजेंट होते हैं जर्म सेल्स, बोथ मेल एंड फीमेल। The flower may be unisexual, papaya, watermelon, when it contains either stamen or pistil, or bisexual, hibiscus, mustard, when it contains both stamen and pistil. Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color. You must have seen this yellowish powder that often sticks to your hand if we touch the stamen of a flower. फ्लावर के जो ये दो पार्ट हैं, स्टेमिन एंड पिस्टिल, यही होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टेमिन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ फ्लावर्स कैन बी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। फ्लावर दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन्स उसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो वो फीमेल होगा या मेल। बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मीन्स उस सेम फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हों। यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल आते हैं पपाया, वाटरमेलन, और बाइसेक्सुअल के आते हैं हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। पहले बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमिन की। स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर।
स्टेमिन दो पार्ट का बना होता है, एक होता है फिलामेंट, दिस लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज़ द फिलामेंट, एंड अबव इट इज़ प्रेजेंट द एंथर। एंथर के ऊपर कुछ पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वो पाउडरी सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे गोल गोल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड pollen grains. Pollen grains are the male germ cells of a flower. अगर आपने कभी एक फ्लावर को टच किया हो, उसके एंथर को टच किया हो, तो आपकी उंगलियों पे, फिंगर्स पे येलो पाउडर कुछ आ जाता है। अगर आप उसको रब करके देखें तो आपको कुछ बीड्स महसूस होती हैं, लाइक स्मॉल ग्रेन्यूल्स यू आर रबिंग ऑन योर हैंड। दोज ग्रेन्यूल्स आर pollen grains and that are the male germ cells. Pistil is present in the center of a flower and is the female reproductive part. It is made up of 3 parts. फ्लावर में आप देखें बिल्कुल सेंटर पे एक बड़ा सा पार्ट प्रेजेंट होता है जो बीच में से स्वेलन होता है, उसके ऊपर एक स्टॉक आती है, फिर उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म प्रेजेंट होता है, और वो प्लेटफॉर्म थोड़ा आपने कभी टच किया हो तो वो थोड़ा स्टिकी होता है, और ये तीनों पार्ट्स मिलके बनाते हैं हमारा पिस्टिल, दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. The swollen bottom part is the ovary, middle elongated part is the style, and the terminal part which may be sticky is the stigma. जो सबसे नीचे गोल गोल swollen part होता है that is the ovary. ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं हमारे germ cells. उसके थोड़ा ऊपर चलें तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज़ द स्टाइल, एंड द टर्मिनल पार्ट सबसे लास्ट का या हम कहें सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है that is sticky and is called stigma. The ovary contains ovules and each ovule has an egg cell. यही egg cell होता है हमारा germ cell. The female germ cell of flower is called the egg cell. The male germ cell produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This fusion of the germ cells or fertilization give us the zygote which is capable of growing into a new plant. जब ये मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आपस में फ्यूज़ होते हैं, कंबाइन करते हैं, तब वो बनाते हैं एक जाइगोट, और इसी प्रोसेस को जब दो जर्म सेल्स फ्यूज़ होके एक जाइगोट प्रोड्यूस करें दैट इज़ फर्टिलाइजेशन. व्हेन 2 germ cells fuse together to form a zygote, this process is called fertilization, and that zygote is capable of growing into a new plant, a new individual. Thus, the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. If this transfer of pollen occurs in the same flower, it is referred to as self-pollination. On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another, it is known as cross-pollination. This transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents like water, wind, or animals. अब फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों जर्म सेल को फ्यूज़ करना होगा, और फ्यूज़ करने के लिए दोनों को साथ आना पड़ेगा. दस पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमिन टू स्टिग्मा. मीन्स पॉलन को हमें किसी तरह उठा के स्टेमिन पे से स्टिग्मा पर लाना होगा, और ये काम नेचर का होता है. नेचुरल एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, एनिमल्स ये किसी तरह पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर देते हैं. Now if this transfer of pollen occur in the same flower, it is called self-pollination. But if the pollen is transferred from one flower to another flower, that is called cross-pollination. After the pollen lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cell which are in the ovary. For this, a tube grows out of the pollen grain and travels through the style. अब पॉलन स्टिग्मा पे तो लैंड हो गया, लेकिन जर्म सेल तो ओवरी के अंदर है, और ओवरी में भी ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है. अब हमें किसी तरह मेल गैमीट को अंदर ले जाना है ओवरी के, और इसके लिए एक रास्ता बनाया जाता है, एक ट्यूब बनाई जाती है ओवरी के अंदर दैट टेक्स द मेल गैमीट टू द ओवरी, एंड इनसाइड द ओवरी इट टेक्स इट टू द ओव्यूल वेयर इट हैज़ टू फ्यूज विद द एग, एंड दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड द पॉलन ट्यूब. अब मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के रास्ते पहुंच जाता है ओवरी में, वहाँ उसका एनकाउंटर होता है किससे? एग सेल से. देन इट फ्यूजेस विद एग सेल टू गिव अ जाइगोट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल. जाइगोट डिवाइड करने के बाद चेंज होता है एक एम्ब्रियो में. दिस एम्ब्रियो गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट. द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड.
द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड में एंड ओवरी चेंजेस इनटू अ फ्रूट। मीनवाइल द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फेल ऑफ। ये सारी चीज़ें गिर जाती हैं या झड़ जाती हैं। The seed contains the future plant or embryo which develops into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. सीड के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो, और जब उस एम्ब्रियो को अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिल जाती हैं, मींस मॉइस्चर और सनलाइट, तब वो जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. द डायग्राम, द फिगर 8.9 इज़ इम्पॉर्टेंट. हम देख सकते हैं एक सीड को. दिस इज़ अ सीड. सीड हैज़ 2 कॉटिलेडन्स जिसके अंदर फूड स्टोर होता है. बीच में आपका जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है छोटा सा, दैट इज़ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल. रेडिकल इज़ द फ्यूचर रूट. ये चेंज हो जाएगा फ्यूचर में रूट में. और ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज़ प्लूम्यूल, दैट इज़ द फ्यूचर शूट. ये कन्वर्ट हो जाएगा शूट में, मीन्स स्टेम, लीव्स और जो भी ऊपर के पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उसके अंदर. इस तरह हमें एम्ब्रियो से मिल जाता है एक न्यू प्लांट. नाउ लेट्स रीड अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. So far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. Let us now look at the species that we are most interested in, namely humans. Humans use a sexual mode of reproduction. How does this process work? Let us begin at an apparently unrelated point. All of us know that our bodies change as we become older. You have learned changes that take place in our body earlier in class 8 also. We notice that our height has increased continuously from early age till now. We acquire teeth. We even lose the old so-called milk teeth and acquire new ones. Sexual reproduction से पहले हम एक different point की बात करते हैं. क्लास 8th में आने के बाद या 9th में आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी में बहुत से चेंजेस आए हैं. आपकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. आपके जितने भी टीथ हैं, मिल्क टीथ हैं, वो सारे रिन्यू हो जाते हैं, सब एडल्ट टीथ के अंदर आ जाते हैं. बहुत से बच्चों को पिंपल्स हो जाते हैं एंड मैनी अदर बॉडी चेंजेस. तो उस टाइम पे आके ऐसा होता क्यों है, आइए उसके बारे में जानते हैं. All these are changes that can be grouped under the general process of growth, in which the body becomes larger. But in early teenage years, a whole new set of changes occur that cannot be explained simply as body enlargement. Instead, the appearance of the body changes, proportions change, new features appear, and so do new sensations. टीनेज में आने के बाद सिर्फ बॉडी ग्रोथ ही नहीं होती, जैसे हाइट इंक्रीज़ होना या टीथ चेंज होना, ये सब एक कॉमन बॉडी ग्रोथ है. लेकिन टीनेज में आके आपके पास आपके अंदर बहुत से अलग चेंजेस भी आते हैं. न्यू सेंसेशंस, आपको न्यू टाइप की फीलिंग आने लगती हैं. आपके बॉडी का पूरा प्रोपोर्शन चेंज होता है. यहाँ तक कि आपके फेस में भी, आपके बॉडी पोस्चर, आपके फेस में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. Some of these changes are common to both boys and girls. We begin to notice thick hair growing in new parts of the body such as armpits and the genital area between the thighs, which can also become darker in color. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में सेम होते हैं, लाइक ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर. आपके आर्मपिट्स, जेनिटल पार्ट्स, उन सब में आपको हेयर ग्रोथ दिखने लगती है और आपके हैंड्स पे, लेग्स पे हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है. Thinner hair can also appear on legs and arms as well as on the face. बहुत से बॉयज़ के उस टाइम पे बियर्ड आना शुरू हो जाती है. The skin frequently becomes oily and we might begin to develop pimples. We begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of others in new ways. सिर्फ बॉडी हेयर ग्रोथ ही नहीं, आपका फेस जो है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस एज में आपको पिम्पल्स भी होते हैं. नॉट ओनली बॉडी ग्रोथ, आपकी मेंटल थिंकिंग भी, आपकी थिंकिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होती है. आप कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी. आप अपने अपीयरेंस पे और दूसरों के अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. दूसरों की तरफ अट्रैक्ट भी होना स्टार्ट हो जाते हैं आप इस एज पे. ऑन द अदर हैंड, देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. अब हम उन चेंजेस की बात करेंगे जो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं, और ऐसे बहुत से चेंजेस होते हैं. लाइक इन गर्ल्स, ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट.
Also, girls begin to menstruate at around this time. Boys begin to have new thick hair growth on the face, like I said beard, and their voice begin to crack. आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैक होने लगती है, हैवी होना स्टार्ट हो जाती है. Further, the penis occasionally begins to become enlarged and erect, either in daydreams or at night. All these changes take place slowly over a period of months and years. ये जितने भी changes हम पढ़ रहे हैं ये एकदम से एक दो दिन में नहीं आते, इनमें कुछ months लग जाते हैं, किसी किसी को year भी लग जाते हैं. ये changes लंबे टाइम तक चलते रहते हैं. They do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age. हर पर्सन के अंदर इन चेंजेस की डिफरेंट एज भी हो सकती है, एग्जैक्ट एज नहीं होती. इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली. Also, each change does not become complete quickly either. So, for example, thick hair on the face in boys appears as a few scattered hairs at first, and only slowly does the growth begin to become uniform. कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जिनमें बियर्ड बहुत टाइम में 11-12 में आती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी 8th या 9th क्लास में ही अच्छी खासी बियर्ड ग्रो हो जाती है. तो हर पर्सन के अंदर जो ग्रोथ की एज होती है वो डिफरेंट भी हो सकती है. Even so, all these changes show differences between people. Just as we have differently shaped noses or finger, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis. All these changes are aspects of the sexual maturation of the body. ये जितने भी हमने growth की changes पढ़े हैं, all these are because of the sexual maturation of the body. जब body sexually mature होना उस टाइम पे start करती है तो हमारी body में बहुत से changes आते हैं. Why does the body show sexual maturation at this age? We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized function. हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म में या मल्टी सेलुलर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, तो उस टाइम पे वो सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट दैम. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मल्टी सेलुलर्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि जर्म सेल्स हैं उसका क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है इस एज पे. Human beings also develop special tissues for this purpose. However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. As the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. This period during adolescence is called puberty. Adolescence आपकी स्टार्ट हो जाती है 12 या 13 के बाद. उस एज में आपकी बॉडी मैच्योर होना, बॉडी ग्रो होना आपकी स्टार्ट करती है. तो उस एज के टाइम पे आपका बॉडी का मेन डायरेक्शन जो होता है वो बॉडी ग्रोथ में लग जाता है, आपके बॉडी पार्ट्स को इंक्रीज़ करने में और सारी चीज़ों में. तो उस टाइम पे प्रायोरिटी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को नहीं दी जाती. लेकिन एडोलेसेंस में जब आप 15 या 16 की एज पे जब आते हैं, उस पर्टिकुलर पीरियड में आपकी पूरी बॉडी का ज़्यादा ध्यान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फॉर्म करने में, जितनी भी एनर्जी है वो ज़्यादातर यूज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो जाती है. इसलिए उस टाइम पे आपकी बॉडी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है. 16 से लेके 18 तक ये ऐसा पीरियड होता है आपकी बॉडी ग्रोथ स्लो हो जाती है. बहुत से गर्ल्स की या बॉयज़ की उस टाइम पे हाइट रुक भी जाती है. वो क्यों रुक जाती है? क्योंकि आपकी बॉडी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी उस टाइम पे हो जाती है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डेवलप करना, और इसी पीरियड को हम कहते हैं प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम पे आपकी बॉडी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. मींस उसके जो टिश्यूज़ हैं उन सारे पार्ट्स को डेवलप करने में लग जाती है और आपका जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है. दिस पीरियड इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी. So how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. This can happen by the external release of germ cells from the body of individuals, as happen in flowering plant,
or it can happen by two individuals joining their body together for internal transfer of germ cells for fusion, as happens in many animals. अब इतने चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस इतने आते क्यों हैं? हमने पढ़ा था सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो जर्म सेल्स को डिफरेंट इंडिविजुअल में से निकाल के ज्वाइन करना पड़ता है, उन्हें फ्यूज़ करना पड़ता है, तब एक जाइगोट फॉर्म होता है एंड दैट फॉर्म्स द न्यू इंडिविजुअल. तो उन दो जाइगोट को फ्यूज़ कराने के लिए हमें कुछ मेथड्स या बॉडी पार्ट्स को डिफरेंटली डेवलप कराना पड़ता है. जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन के थ्रू दोनों गैमीट्स को फ्यूज़ कराया जाता है, ऐसी ह्यूमंस में या एनिमल्स में डिफरेंट मेथड्स होते हैं दोनों गैमीट को फ्यूज़ कराने के लिए. एंड दिस कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स जॉइनिंग देयर बॉडी टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ जर्म सेल्स. और इस मेथड के लिए आपकी बॉडी को मैच्योर होना पड़ता है, डिफरेंट पार्ट्स आपके मैच्योर होने होते हैं, डेवलप करने पड़ते हैं. If animals are to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individual. Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. तो मेटिंग के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपकी बॉडी को पहले तैयार होना पड़ता है, आपकी बॉडी को सेक्सुअली मैच्योर होना पड़ता है रिप्रोडक्शन के लिए. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इसलिए ही प्यूबर्टी के टाइम पे आपकी बॉडी अच्छे से मैच्योर होती है, प्रिपेयर होती है रिप्रोडक्शन के लिए. और उसके साइंस क्या होते हैं? अ वेरी कॉमन इज़ न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स. आप सेक्सुअली मैच्योर हैं, ये आप और दूसरा इंडिविजुअल जाने कैसे? तो ये जितनी भी ग्रोथ हैं, न्यू हेयर ग्रोथ एंड अदर टाइप ऑफ ग्रोथ जो भी हमने पढ़ी, ये एक तरह से सिग्नल होते हैं. इससे आपको और दूसरों को ये सिग्नल मिलता है, ये पता चलता है कि अब आप सेक्सुअली मैच्योर हैं, यू आर एट अ एज जहाँ आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केपेबल हैं. On the other hand, the actual transfer of germ cells between two people needs special organs for the sexual act, such as the penis, which is capable of becoming erect. In mammals such as human, the baby is carried in the mother's body for a long period and will be breastfed later. The female reproductive organs and breast will need to mature to accommodate these possibilities. Let us look at the systems involved in the process of sexual reproduction. Male reproductive system. The male reproductive system consists of portions which produce the germ cells and other portion that deliver the germ cells to the site of fertilization. Now in this chapter, the reproductive system diagrams are very important. There are very high chances that one of these will come in your exam with labeling format. So learn this diagram with your heart and each and every labeling. Now in male reproductive system we have two portions where one is for the production of germ cells and other is for the transfer of germ cells. The formation of germ cells or sperms take place in the testis. Male germ cells of human beings are called sperms और उनकी formation होती है testis में. This round part here is the testis और इसके अंदर form होते हैं sperms. These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation require a lower temperature than the normal body temperature. This line is very important. इस पे बहुत से reasoning आते हैं that why the testes are located outside the abdominal cavity in the scrotum. तो उसका reason ये होता है क्योंकि sperm formation के लिए टेम्परेचर लोअर चाहिए होता है दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. इसलिए ही टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती हैं. क्यों? बिकॉज दे नीड लो टेम्परेचर दैन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर टू प्रोड्यूस स्पर्म्स. We have discussed the role of the testis in the secretion of the hormone testosterone in the previous chapter. हमने previous chapter में देखा था जो मेल हार्मोन होता है testosterone that is produced in the testis. In addition to regulating the formation of sperms, testosterone brings about changes in the appearance seen in body at the time of puberty. तो testosterone जो हार्मोन है इसी की वजह से ही स्पर्म सेल्स बनते हैं एंड इट इज़ द रीज़न जो बॉडी के अंदर बॉयज़ में जितने भी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सेक्रीशन की ही वजह से हैं. The sperms formed are delivered through the vas deferens which unites with a tube coming from the urinary bladder.
The urethra thus forms a common passage for both the sperms and urine. अब टेस्टिस ने स्पर्म तो प्रोड्यूस कर लिए. अब हम डायग्राम में देख रहे हैं कि टेस्टिस के ऊपर एक ट्यूब स्ट्रक्चर जा रहा है, दैट इज़ द वास डिफरेंस. और ये वास डिफरेंस यूनाइट करता है यूरिनरी ब्लैडर में से आती हुई एक ट्यूब से कनेक्ट हो जाता है और फिर वो एक कॉमन पैसेज बन जाता है फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, एंड दैट कॉमन ट्यूब इज कॉल्ड द यूरेथ्रा. तो यूरेथ्रा के अंदर कहाँ से सेक्रीशन आती है? एक सेक्रीशन आती है यूरिनरी ब्लैडर से, दैट इज़ द यूरिन, और दूसरी सेक्रीशन आती है उसकी टेस्टिस में से थ्रू वास डिफरेंस, दैट आर स्पर्म्स. तो दोनों वहाँ कनेक्ट कर जाते हैं और वो सिंगल ट्यूब बनती है, दैट इज़ यूरेथ्रा. तो यूरेथ्रा इज़ द कॉमन पैसेज इन वॉइस फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन. Along the path of the vas deferens, glands like the prostate and the seminal vesicles add their secretion so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provides nutrition. The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cell. वास डिफरेंस के पैसेज में दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल, और दोनों ग्लैंड्स अपने सेक्रीशन जो है वो वास डिफरेंस में दे देते हैं. और उस सेक्रीशन से होता क्या है? दैट फ्लूइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड अ मीडियम फॉर द स्पर्म्स टू ट्रेवल. हमने पढ़ा था कि जो मेल गैमीट होते हैं वो मेनली मोटाइल होते हैं, तो उनको जाने के लिए, उनको स्विम करने के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए एक मीडियम चाहिए. तो वो मीडियम, वो फ्लूइड दैट इज़ सेक्रेटेड फ्रॉम प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल, वो मीडियम स्पर्म्स को मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material. उसमें mainly genetic material होता है और एक long tail होती है for the movement, so that they can reach towards the female germ cell. Now we will read about female reproductive system. The female germ cells or eggs are made in the ovaries. They are also responsible for the production of some hormones. Look and identify the various organ in the female reproductive system. अब मेल के अंदर जो जर्म सेल्स है दे वर कॉल्ड स्पर्म. सिमिलरली फीमेल के जो जर्म सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एग्स. और वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरीज. ये जो दो बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हें कहते हैं हम ओवरीज, और इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं egg cells which are the germ cells of female, and in the ovaries hormones are also produced. Let's have a look at the different parts present in a female reproductive system. First we have the ovary, then the oviduct or fallopian tube, then there is uterus, cervix and vagina. When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. The two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as the uterus. The uterus opens into the vagina through the cervix. जब एक गर्ल बॉर्न होती है तो बर्थ से पहले ही उसकी ओवरीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एग्स पहले से प्रोड्यूस होते हैं, बट दे आर इमेच्योर एग. ऑन रीचिंग प्यूबर्टी आने पर वो एग्स जो हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड एवरी मंथ वन ऑफ द ओवरीज प्रोड्यूस वन एग. इसलिए ही आपको मंथ में एक बार मेंस्ट्रुएशन होते हैं, क्योंकि मंथ में एक एग आपका मेच्योर होकर प्रोड्यूस होता है. द एग इज़ कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम्ब. अब ओवरी के अंदर एक सेल प्रोड्यूस हुआ, वो ट्रैवल करेगा पहले कहाँ से? द थिन ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए वो जाएगा सीधा वूम्ब के अंदर इन द यूट्रस. द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस. बैग लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा रेड कलर का यहाँ पे दिखाया है दैट इज़ द यूट्रस. दोनों तरफ से फेलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे यूनाइट होती हैं और एग सेल हमारा यहाँ आ जाता है. The uterus opens into the vagina through the cervix. The sperms enter through the vaginal passage during sexual intercourse. They travel upwards and reach the oviduct where they may encounter the egg. The fertilized egg start dividing and form a ball of cells or embryo. Sexual intercourse के टाइम पे sperms जो हैं वो vaginal passage के थ्रू आपके यूट्रस में आ जाते हैं और वो sperms travel करके जाते हैं
फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन, एग सेल। और जब एक स्पर्म एक एग के साथ फ्यूज़ करता है तो बन जाता है हमारा जाइगोट, एंड दैट जाइगोट डिवाइड्स एंड ग्रो and form an embryo. The fertilized egg starts dividing and form a ball of cells or embryo. The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. फिर जो वो फर्टिलाइज्ड एग है मीन्स द जाइगोट, वो इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है यूट्रल लाइनिंग में, यूट्रस से जाके अटैच हो जाता है और उस जगह पे ही वो ग्रो करके ऑर्गन्स डेवलप करता है और जितने भी नेसेसरी बॉडी पार्ट्स हैं उसे डेवलप करके एक फीटस में, एक बेबी में फॉर्म हो जाता है. We have seen in earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. अब एम्ब्रियो को ग्रो कराने के लिए, फीटस को डेवलप करने के लिए फीमेल बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं. एवरी मंथ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस थिकन्स and is richly supplied with blood vessels to nourish the growing embryo. उस छोटे से एम्ब्रियो को एक पूरे फीटस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सी न्यूट्रिएंट्स, बहुत सी एनर्जी चाहिए, एंड दैट न्यूट्रिएंट्स आर टेकन फ्रॉम द ब्लड, और वो ब्लड सप्लाईज यूट्रस लाइनिंग में प्रेजेंट होती है. इसलिए ही हर मंथ आपका जो यूट्रस है वो थिकन हो जाता है और उसमें ब्लड सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. This is a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother's side are blood spaces which surround the villi. एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे? उसे मिलता है ब्लड के मदर से. एंड हाउ द ब्लड ऑफ मदर इज़ कनेक्टेड विद द एम्ब्रियो? एक स्पेशल टिश्यू होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ प्लेसेंटा, जो कि यूट्रस लाइनिंग में प्रेजेंट होता है और उसी से ही हमारी एम्ब्रियो अटैच होती है. प्लेसेंटा पे जो बेबी की साइड होती है वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं. विलाई सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स और ब्लड ग्रोइंग एम्ब्रियो को, और मदर की साइड पे प्रेजेंट होती है ब्लड स्पेसेस जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है. तो विलाई ब्लड स्पेसेस में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसे सक करके वो एम्ब्रियो को देती है. दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो. द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड. एम्ब्रियो जब न्यूट्रिशन यूज़ करता है तो वो वेस्ट सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करता है, और वेस्ट सब्सटेंसेस वापस से मदर्स ब्लड में भेज दिए जाते हैं थ्रू प्लेसेंटा. द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 months. द चाइल्ड इज़ बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस. इसलिए ही आपके यूट्रस में बहुत पेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स ऑफ द यूट्रस. What happens when the egg is not fertilized? If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. Since the ovary release one egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. अगर egg fertilized नहीं होगा तो क्या होता है? एग की लाइफ होती है 1 day की. ईच मंथ ओवरी प्रोड्यूस 1 egg cell. इसलिए ही यूट्रस महीने में एक बार अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर रिसीविंग अ फर्टिलाइज्ड एग. दिस लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी. तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो इसी वजह से थिक और स्पॉन्जी हो जाती है, उसमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है. दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस. Now, however, this lining is not needed any longer because egg is not fertilized, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. It usually lasts for about 2 to 8 days. अब egg जब fertilize हुआ ही नहीं तो यूट्रस लाइनिंग की अब तो ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए वो लाइनिंग ब्रेक हो जाती है. जितना भी ब्लड कैपिलरीज हैं वो सारी ब्रेक हो जाती हैं. म्यूकस भी के साथ में वो ब्लड सारा वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days and happens every month in girls. Reproductive health.
As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts or for having and bringing up children. अब हमें कुछ सिग्नल मिल गए कि सेक्सुअल बॉडी हेयर इंक्रीज़ हो गए या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी बॉडी फुली प्रिपेयर हो चुकी है सेक्सुअल एक्ट के लिए. आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है उसके लिए. हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हैविंग अ बेबी एंड कैरिंग इट is a very big responsibility. All of us are under many different kinds of pressure about these issues. There can be pressure from our friends or participating in any activities whether we really want to or not. There can be pressure from families to get married and start having child. There can be pressure from government agencies to avoid having children. In this situation, making choices can be very difficult. तो आपके ऊपर बहुत टाइप का प्रेशर हो सकता है कि दैट यू शुड हैव अ बेबी एंड यू शुड नॉट हैव अ बेबी. तो इसलिए बहुत से ऐसे मेजर रखे गए हैं ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें, आप प्रिपेयर हो सकें कि आपको बेबी करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या नहीं. We must also consider the possible health consequences of having sex. We have discussed in class 9 that diseases can be transmitted from person to person in a variety of ways. So sexual act is not as easy. It has many consequences with it. You can deal with great diseases. Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. These include bacterial infections such as gonorrhea and syphilis and viral infections such as warts and HIV/AIDS. Is it possible to prevent the transmission of such diseases? Using a covering called a condom for the penis during sex helps to prevent transmission of many of these infections to some extent. But it is not guaranteed that the disease cannot be transferred. तो यहाँ पे हमारे बहुत से डिसीज़ के नेम हैं. Bacterial infection, gonorrhea and syphilis, viral infection, warts and HIV/AIDS. These names are important, you should learn them. The sexual act always has the potential to lead to pregnancy. And pregnancy will make major demands on the body and the mind of the woman, and if she is not ready for it. So it is a very big responsibility. Her health will be adversely affected. Therefore, many ways have been devised to avoid pregnancy. These contraceptive methods fall in a number of categories. Now we have many contraceptive methods for which you can avoid pregnancy. But you should know that all these are not 100% sure. One category is the creation of a mechanical barrier so that sperm does not reach the egg. Condoms on the penis or similar coverings worn in the vagina can serve this purpose. Another category of contraceptives act by changing the hormonal imbalance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. These drugs commonly need to be taken orally as pills. However, since they change hormonal imbalances, they can cause side effects too. Other contraceptive devices such as the loop or the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. Again, they can cause side effect due to irritation of the uterus. If the vas deferens in the male is blocked, sperm transfer will be prevented. If the fallopian tube in the female is blocked, the egg will not be able to reach the uterus. In both cases, fertilization will not take place. Surgical method can be used to create blocks. While surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infections and other problems if not performed properly. So you can see all the contraceptive methods are present, but each of them have side effects related to it. Surgery can also be used for removal of unwanted pregnancies. These may be misused by people who do not want a particular child, as happens in illegal sex-selective abortion of female fetuses. For a healthy society, the female-male sex ratio must be maintained. Because of reckless female feticide, child sex ratio is declining at an alarming rate in some sections of our society, although prenatal sex determination has been prohibited by laws. Especially in India, we have seen that the child sex ratio is declining. Parents don't want a female child, they prefer male.
बट इट इज़ अ वेरी रॉन्ग मेथड। आप लोगों को अपने माइंड में अभी से ये बैठा लेना चाहिए दैट फीमेल फीटिसाइड इज़ इलीगल, और आपको मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड को सेम तरह ट्रीट करना चाहिए और सेम वे में ही वेलकम करना चाहिए। We have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increase their population. The rates of birth and death in a given population will determine its size. The size of the human population is a cause for concern for many people. This is because an expanding population makes it harder to improve everybody's standard of living. However, if inequality in society is the main reason for poor standards of living for many people, the size of the population is relatively unimportant. If we look around us, what can we identify as the most common reason for poor living standards? जब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो लोगों का कंसर्न इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो दूसरों के लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती जाती है और लोगों को सफिशेंट नहीं हो पाते, रिसोर्सेज लोगों को सफिशेंट नहीं हो पा रहे क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और जब रिसोर्सेज कम होते हैं दैट लीड टू पॉवर्टी। इसी तरह हमने ये चैप्टर को कर दिया है कंप्लीट। इन क्वेश्चंस के आंसर मैं नेक्स्ट पेज पे मेंशन कर रही हूँ, इन्हें अच्छे से रीड करिए और चाहे तो आप इसे कहीं पे कॉपी भी कर सकते हैं। You should know that this chapter sexual reproduction is very important for your exam. इस चैप्टर में से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से समझिए। आपने ये वीडियो देखी हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से आप पूरा चैप्टर रिवाइज़ किए, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत से क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं या बहुत सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स आती हैं, वो लेके उससे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका चैप्टर बहुत बढ़िया से तैयार हो जाए। और इसमें जितने भी डायग्राम्स थे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। इजी है चैप्टर, इतना भारी नहीं है। आपने दोनों वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो लाइन टू लाइन आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब बस आप इसको एक बार और रीड करके सारे क्वेश्चंस आप इसके रीड करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपका चैप्टर एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएगा। आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, गुड बाय।